एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो चैप्टर 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और इसमें हम करेंगे शॉर्ट नोट्स, मतलब वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक्चुअली ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है और इसमें 10th चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिज़ास्टर दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, ये दोनों ही डिज़ास्टर मतलब टाइप ऑफ डिज़ास्टर में आप लिख सकते हो। फिर उसमें फैमिन होता है, कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड सीवियर स्कैरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड फेमाइन। फेमाइन मतलब वाटर स्कैरिटी, मतलब सूखा, अकाल जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो आप इसको अगर पॉइंट्स में लिखना होता है तो आप लिख सकते हो इट इज़ वेरी सीवियर। मेन कॉज क्या होता है? नेचुरल फिनोमिनन, मतलब जो फेमाइन है इसका, फैमिन का मेन कॉज नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से सूखा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे फैमिन में कॉजेज ऑफ फैमिन। एक तो ड्रॉट होता है, या फिर हैवी रेन हो जाती है, या फिर फ्लड हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक, और सीवियर स्कैरिटी ऑफ फूड ग्रेन एंड वाटर, इसमें दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है, खाने की भी और पानी की भी कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर तूफान आ जाते हैं, या फिर ठंडी हवाएं चलती हैं, या फिर धुआं कोहरा होता है जिसकी वजह से फैमिन कॉज होता है। क्रॉप जो होती है वो डैमेज हो जाती है एनिमल से, जैसे माइस से, रैट से, अटैक ऑफ पेस्ट हो जाता है, लोकस्ट और डिजीज ऑफ क्रॉप। लोकस्ट क्या होता है? एक ऐसा क्या है, मॉस्किटो है जो क्रॉप को डिजीज करता है, उसको ख़राब करता है, जिसकी वजह से फैमिन कॉज होता है। नेचुरल क्लैमिटीज जैसे अर्थक्वेक आ जाना, या कुछ जगह पे मतलब कुछ भी डिज़ास्टर क्रिएट हो जाना फैमिन कॉज करता है। मैन मेड रीज़न है इसके लिए वो क्या है? इंटरनल अनरेस्ट, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट, या फिर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर वॉर जो होता है, ये सारी चीज़ें भी फैमिन को कॉज करती हैं। तो कॉजेज़ में आपको पता चल गया, नेचुरल में और मैन मेड दोनों के आप बता सकते हो। ठीक है, एशिया जो है वो मोस्ट फैमिन अफेक्टेड कंटिनेंट है वर्ल्ड में। तो पूरे दुनिया में एशिया को क्या कहोगे आप? मोस्ट अफेक्टेड कंटिनेंट कहेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी जो फैमिन्स होते हैं वो ड्रॉट प्रोन और फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में ही होते हैं, ये जहाँ ज़्यादा सूखा पड़ता है या जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पे फैमिन्स कॉज होते हैं। वर्ल्ड में फैमिन जो अफेक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इंडिया और चाइना के ज़्यादा फेमस है। तो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन किस तरह से है, हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? देखो, एक तो रेनफॉल और पॉपुलेशन जो है ना, उसमें बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा है। फिर एनवायरनमेंट की वजह से भी हो रहा है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वीडीसाइड यूज़ करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं ज़मीन से, तो इसकी वजह से फैमिन कॉज हो रहा है। लैंड इरोजन की वजह से और वाटर का मिसयूज़ की वजह से फैमिन कॉज होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर हैं। तो मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा, 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि डिज़ास्टर जो होता है मैन मेड होता है और नेचुरल होता है। उसमें फैमिन फर्स्ट वाला था जिसमें हमने किया कि लॉन्ग टर्म स्कैरिटी हो जाती है वाटर की, फूड ग्रेन की। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि जो कॉजेज़ होते हैं फैमिन्स के वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम याद रख सकते हैं। वो है एशिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है फैमिन का वर्ल्ड में, और उसके बाद किसकी वजह से होता है? ड्रॉट प्रोन एरिया में और फ्लड प्रोन एरिया में, फ्लड अफेक्टेड एरिया में। चाइना और इंडिया का जो फैमिन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए हैं। फिर उसके बाद आता है कि पास्ट में हमने देखा कि पानी को बचाने के लिए महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने काम किया था, और वो आज भी बहुत ज़्यादा हम उससे मतलब
अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने उस टाइम पे जब पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, उन्होंने पानी को वेस्ट होने से बचाने के तरीके यूज़ किए थे, ठीक है। उसी तरह से मलिक अंबर ने औरंगाबाद में ड्रिंकिंग वाटर की जो कैनल जो इम्प्लीमेंट किया था, वो स्कीम जो है वो आज भी वहाँ पे है, और इससे हम मतलब कुछ नॉलेज ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में आगे। व्हाट कैन वी डू टू ईज द स्कैरिटी ऑफ फैमिन, क्या कर सकते हैं हम? एक तो पानी का प्लान्ड यूज़ करें, ठीक है। पानी को इस तरह से यूज़ करें कि वो उसका वेस्ट ना हो। पानी को रीयूज़ करें, मतलब एक बार हमने यूज़ कर लिया फिर दोबारा से हम उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे पानी की कमी को रोका जा सकता है, ठीक है। जो पानी की कमी होने वाली है फ्यूचर में, उसको कम कर सकते हैं। वाटर को कंजर्व किया जाए। कंजर्वेशन क्या होता है? मतलब बचाना, ठीक है। पानी को जितना मैक्सिमम हो सके बचाना चाहिए। कहीं पे टैप खुली है तो उसको बंद कर दो, जिससे पानी की वेस्टिंग जो वेस्टेज है वो रोकी जा सकती है। हार्वेस्ट करके रखो, मतलब बारिश का पानी होता है, हम उसे किसी जगह पे रोक के रख सकते हैं ताकि पौधों में बाद में डाला जा सके, या हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे यूज़ करें। फिर होता है प्लांटेशन ऑफ ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिसकी वजह से हमारा जो है सूखा या अकाल जो है वो नहीं आए। प्रिवेंटेशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए, ठीक है। नो फैमिन, नो लैंड इरोजन, इस तरह के स्लोगन से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। उसके बाद होता है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? बादल का फटना क्या होता है? देखो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अर्थ पे, तो जैसे जैसे बारिश की बूंदें ज़मीन के पास आती हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो ज़मीन पे नहीं गिर पाती, वो वेपराइज होकर भाप बनकर उड़ जाती हैं और वो पूरा वापस चली जाती हैं। तो वापस जाने से वहाँ पे फिर कंडेंस होना शुरू करती हैं, रैपिड कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? सडनली ओवर ए स्पेसिफिक एंड स्मॉल रीजन एट अ रेट ऑफ, ये बारिश की फॉर्म में फिर से गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंडेंस हो जाएंगी तो पानी की बूंदों में बदल जाएंगी वो। फिर वो 100 mm पर आवर और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। रैपिड कंडेंसेशन, ये ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड, इट वेपोराइजेज एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड्स, ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो क्लाउड बर्स्ट में, अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ और लिख सकते तो इसमें एग्जाम्पल लिख दो कि लेह लद्दाख में 6 अगस्त 2010 को और मुंबई में 26 अगस्त 2005 को, ठीक है। 5 और 10 का आप देख सकते हो, पूरा 5 साल का डिफरेंस है। इसमें 950 mm दैट इज़ 37 इंचेस इन 8 to 10 आवर्स, ठीक है। इतनी ज़्यादा बारिश के पूरी मुंबई सिटी जो है वाटर लॉक्ड और फ्लडेड हो गई थी। क्लियर है। फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं? ये आपका क्वेश्चन आंसर भी है, मैंने उसको एक बार देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन है। जो फ्लड से किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल डैम्स का यूज़ करें, परकोलेशन टैंक्स का यूज़ करें। परकोलेशन टैंक आपको बताया था ना कि परकोलेट हो जाता है, पानी रिस जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसमें इस तरह से एक टैंक बनते हैं। फिर रिवर बेड फ्लैट होने चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट और कनेक्टिंग रिवर्स, ये सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं कि हम फ्लड को रोक सकते हैं। फिर लाइटनिंग क्या होता है? भाई लाइटनिंग का आपको पता होना चाहिए। जो बिजली चमकती है ना, वो किस तरह से होती है। उससे पहले हम करते हैं कि नेशनल फ्लड कमीशन 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या? नेशनल फ्लड कमीशन। तो ये कंट्रोल करता है फ्लड को किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे से शुरू करके विलेज लेवल तक ये कंट्रोल करता है फ्लड को, ठीक है। जो प्रॉपर्टी डैमेज होती है या लाइफ का लॉस होता है उसको कम करते हैं ये लोग, मतलब अपनी पूरी हेल्प करते हैं। कौन? नेशनल फ्लड कमीशन, जो कि इस्टेब्लिश किया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1976 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 95% जो लाइटनिंग होती है वो आकाश में ही होकर रह जाती है, मतलब 5% वहाँ से ज़मीन में आती है या टकराती है या कुछ डैमेज करती है। तो क्या होता है, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, लाइटनिंग एक बादल में भी हो सकती है, 2 बादल में भी हो सकती है और बादल और ग्राउंड में भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि लाइटनिंग कहाँ हो सकती है। एक बादल में, बिटवीन टू क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड एंड द ग्राउंड। अब क्या है कि 40 लाइटनिंग होती है पर सेकंड। एक सेकंड में मतलब आकाश में 40 लाइटनिंग होती है। और जो टेम्परेचर होता है लाइटनिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा होता है, जो सन का होता है उससे भी बहुत ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर। जो टेम्परेचर वो वहाँ पे लाइटनिंग की वजह से बढ़ता है ना,
उस टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर हो जाता है एयर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो सडनली एक्सपेंड होती है और लाउड क्रैशिंग साउंड आती है वहाँ पे, मतलब आप सुन सकते हो जैसे कुछ क्रैश हो गया हो। अब आपको पता है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, वो हमेशा खुले मैदानों में ही करती है, ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ग्राउंड में ही करती है। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर कोई इंसान है, अगर उस पर लाइटनिंग का इफ़ेक्ट आया है, बिजली उस पर गिरी है, अगर उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है, उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। और ये तो पता चल गया आपको कि ये खुले ग्राउंड में ही होता है हमेशा। फिर प्रिकॉशंस क्या क्या है जो कि हमें थंडर स्टॉर्म के टाइम लेनी चाहिए। हमें किसी क्या है थंडर स्टॉर्म, मतलब जब तूफ़ान आता है, बारिश आती है, हवाएं चलती है तेज़ इस तरह से, तो हमें कभी खुले में नहीं खड़ा होना चाहिए और हमें हाई लोकेशन पे नहीं, ऊंचाई पे नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिक पोल के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी वेयर्ड फेंसेस के पास नहीं जाना चाहिए। टू व्हीलर्स पे अगर हैं, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर या बोट, तो उससे नीचे उतर जाएं, किसी सेफ प्लेस पे चले जाएं, इकट्ठे ना हो, एक जगह पे भीड़ ना बनाएं, डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 15 फीट के लोगों के बीच में। प्लग्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राई वुड पे खड़े हो सकते हैं आप, और अपने आप को इस तरह से, अगर तूफ़ान में अगर आप बीच में ही फंस गए हैं तो इस तरह से खड़े हों कि आप कम से कम स्पेस घेरें, ठीक है। अपने नी में अपने सर को रख के, फोरहेड को रख के, अपने फीट्स को अपने आर्म से लपेट के रखें, ठीक है। अगर स्विमर्स और फिशरमैन की बात करें तो उनको पानी से बाहर आ जाना चाहिए। जो पक्के घर होते हैं वो इसके लिए बेस्ट प्लेसेस हैं। अब हम बात करते हैं वेल्केनो की। वेल्केनो क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ नेचुरल इवेंट या फिनोमेनन, एक नेचुरल होता है फिनोमेनन। इसमें जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, अंदर वाला हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हॉट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है ज़मीन के अंदर, वो पृथ्वी के अंदर की तरफ से बाहर आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, जिसके जैसे कि सॉलिड है ये, या कोई लिक्विड है पृथ्वी के अंदर, या गैसियस सब्सटेंस है, वो सारे अर्थ क्रस्ट से अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाते हैं, समझ गए। फिर क्या होता है, जिसकी वजह से स्मॉल इन एन इरप्शन एंड स्टार्ट फ्लोइंग, इट इज़ कॉल्ड वेल्केनो। इसकी वजह से क्या होता है, ये फूट जाता है। जब इतनी अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो ये क्या गैसेज, ये सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, सब जो भी हैं ये सारे ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहने लग जाता है लावा। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है अच्छे से। तो इफ़ेक्ट क्या है वेल्केनो की? देखो लावा जो होता है, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि लावा है, वेपर है, हॉट मड है, सल्फर है, ये सारे इकट्ठे होकर सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हिल्स बनती हैं, पहाड़ियाँ बनती हैं, माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके क्वेश्चन आंसर में है कि मतलब 4-5 डाल देंगे, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें अलग है। तो आपको पता होना चाहिए लावा, वेपर, हॉट मड और सल्फर, ठीक है। वेपर, सल्फर एक जैसी साउंड है, लावा और मड दोनों चीज़ें अलग से याद कर लोगे, या वैसे ही अंदाज़ा लगा लेना कि ये वहाँ से निकलते हैं। क्या बनता है इससे? माउंटेन्स और हिल्स बनते हैं। एटमॉस्फेयर इसकी वजह से पोल्यूट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें और केमिकल्स यहाँ से निकल रहे होते हैं। इसकी वजह से जो रेन होती है, मतलब ऑफन इट रेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेल्केनिक इरप्शन। जो वेल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से ये एक बारिश की फॉर्म में आप कह सकते हो कि बाहर निकलता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्या इफ़ेक्ट आता है इससे? जो सेटलमेंट्स हैं, जैसे बस्तियां हैं, अगर वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो वहाँ पे वो जल जाएंगी, फॉरेस्ट जल जाएंगी। और क्या होता है, अगर समुद्र में ये फटता है लावा, तो वो भी सेम ही होता है जैसा ज़मीन में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आइसलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। आइसलैंड बन जाते हैं समुद्र में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह के इरप्शन को, इस तरह के लावा के फटने को हम रोक सकें, है ना। हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़ें तो। लेकिन क्या हो सकता है कि हम अवेयर कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में लोगों को करना क्या चाहिए। ऐसी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल हैं कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकें कि क्या चीज़ सही रहती हैं। सुनामी की बात करते हैं। सुनामी क्या होता है? जैसे अर्थक्वेक होता है, ठीक है, ज़मीन पे जैसे अर्थक्वेक होता है, ऐसे ही अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन अगर समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, तो उसे सुनामी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस जगह पे सुनामी हो रहा है
वहाँ पर लहरें ऊंची उठती हैं, ठीक है। वो लहरें ऊंची उठकर इतनी, जहाँ पे जिस जगह पे सपोज़ यहाँ से लहरें उठना शुरू हुई तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके पास वाले एरिया में इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा और वो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, ठीक है। पिक्यूलियर टाइप की वेव बनती है। ये वेव वेरी हाई नहीं होती शोर्स के पास में, बट वो स्प्रेड होती हैं और वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती हैं। ये एक्चुअली 800 to 900 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है 1 घंटे में, ठीक है। कोस्टल एरिया में चली जाती है, वहाँ पे वेलोसिटी जो है इसकी कम हो जाती है, लेकिन इनकी हाइट जो है वो बहुत ऊंची चली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, 30 मीटर्स तक भी चली जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाइट होने की वजह से आप सोच सकते हो कितना नुकसान होगा। इस तरह की वेव जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक से या वोल्केनो से, उसको सुनामी कहते हैं। समझ गए सुनामी क्या होता है? जापानीज वर्ड है ये, इसका मतलब होता है हार्बर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं सुनामी के? इसकी वजह से कंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइफ का जो है वो लॉस होता है, बोट और शिप्स जो होती है वो डैमेज हो जाती हैं, ट्री भी उखड़ जाते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल जो लैंड है उसका तो बस क्या कह सकते हो आप, बिल्कुल बदल ही जाती है वो तो। ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा हो जाते हैं, बिजनेस का लॉस होता है बहुत ज़्यादा, लार्ज स्केल डैमेज होता है ना। अब क्या होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होंगे? अगर हम इस डेंजर के लिए पहले ही वार्निंग दे दें लोगों को कोस्टल एरिया में, तो हम कुछ सावधानी मतलब कर सकते हैं इस्तेमाल, जिससे जान माल का खतरा जो है, हानि जो है वो कम से कम हो सके। इसके लिए आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो यूज़ होता है, ठीक है। स्टॉर्म क्या होता है? इस तरह से तूफान, जैसे मिट्टी का कह सकते हो, रेत का इस तरह से बनता जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, ये होता है स्टॉर्म। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ट्रीज़ हैं आपके घर में, उसकी ब्रांचेस हैं जो गिरने वाली हैं या आसानी से गिर सकती हैं तेज़ हवा में, उनको पहले ही काट दो। ये हमें बचने के तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। सेफ़ प्लेस में अपना शेल्टर लो। अगर अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कि इस तरह से हो रहा है, आप भी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें, ठीक है। अपने गैस के रेगुलेटर्स वगैरह बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट कर दो, टेलीफोन कॉल्स करो अपने नियर रिलेटिव्स को, उनको बताओ। अगर कोई आपके आसपास ऐसा लग रहा है जो अपने घर से दूर है, तो आप उसको सहारा दो ऐसे टाइम में। तो ये चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे की मदद करके सेफ रह सकते हैं। अब है यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP 1965। इसमें 177 कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। मेन फंक्शन क्या है कि इक्विपमेंट भेजना, ठीक है, कोई चीज़ भेजना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, और उनके लिए वॉलंटियर्स जो लोग काम कर सकें ऐसे सिचुएशन में, उन लोगों के लिए वॉलंटियर्स भेजती है, और मेडिकल टीम को भी भेजती है, और दूसरे तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी भेजती है। अब 30 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिडक्शन की फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है, 13 अक्टूबर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। उसके बाद क्या है, हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।